मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी के साथ ही यूपी ट्रिपल एसटी से चयनित अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव के साथ ही विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि लगातार एक लक्ष्य तय किया जाए, जिसमें 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल को लेकर अपनी तैयारियां की जाएं, जिसमें ऐसे पद जो कि विभागों में खाली हैं या रिक्त हैं या जिनके भरे जाने की जरूरत है, उनके विवरण संबंधित चयन आयोग भर्ती बोर्डों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभाग तत्काल प्रस्तुत करें और इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 700 अभ्यर्थी जो विभिन्न अलग अलग विभागों से चयनित होकर आए हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही विपक्ष पर हमला बोला। कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नियुक्तियों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं को तैनाती कर रही है और साथ ही साथ बेहतर ढंग से विभागों की रिक्तियों को भी पूरा कर रही है, उसकी जानकारी दी। हालांकि अगर हम आज की नियुक्तियों की बात करें तो बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, उसके अलावा डिप्टी एसपी और साथ ही साथ दूसरे विभागों के अधिशासी अधिकारी या कोषाध्यक्ष, कोषाधिकारी जैसे पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे पदों को तेजी के साथ भरा जाए। 2022 में जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था, 2024 से पहले उस मुद्दे का जवाब कहीं न कहीं इन नियुक्तियों के जरिए दिया जाए। यूपी में एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच सियासी समीकरण क्या होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% पर ही सिमट चुका है। ऐसे में आपको बता दें कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में हाथ मिलाना ही एक विकल्प मात्र दिखाई दे रहा है। वहीं अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की जाए तो पिछले 1 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भी बैठक नहीं की है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब यूपी से किनारा करती हुई नजर आ रही हैं। उनका जो फोकस है वो केंद्र पर रहने वाला है। और आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरे, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाए और पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया है, उसको लेकर भी लगातार प्रयास कर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। आपको बता दें कल देर शाम पार्क रोड स्थित आवास पर भूपेंद्र चौधरी ओपी राजभर से मिलने पहुंचे थे। ये पहली बार था जब एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार दिल्ली दौरे पे थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर और कल देर शाम जब वो लौटे थे तो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनसे मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम राजनीतिक अभियान चला रही है उसमें अब बतौर सहयोगी राजभर भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ओपी राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि उस रैली के तहत एनडीए में अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे ओपी राजभर। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी और लोकसभा में किस तरह के सीटों पर बंटवारा किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि ओपी राजभर के आने से एनडीए की स्थिति पूर्वांचल में और भी मजबूत हुई है। लोकसभा 2024 से पहले एक बार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के इरादे से लगातार प्रयास करती नजर आ रही। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से विपक्षियों की हुई बैठक में इंडिया में जिस तरीके से फैसला लिया गया उसके बाद अब संगठन में नए बदलाव को देखने की बात कही जा रही, यानी कयास लगाई जा रही कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में कुछ नए स्तर तक बदलाव किए जा सकते हैं। साफ तौर पर संगठन को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो रही हैं उसको लेकर के भी बहुत तेज कयास लगाई जा रही है। यानी साफ है कि जिस तरह ब्रजलाल खाबरी प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में अगर बात करें तो पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ में 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं तो उनको भी सामने लाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके कांग्रेस लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है उसको लेकर के लगातार संगठनों पे और लोगों को जोड़ने की बात कर रही है। यानी साफ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में क्या आरएलडी भी कांग्रेस के साथ आती हुई नजर आएगी। देखिए मैं इस समय गौरही गाँव में मैं खड़ा हूँ जहाँ पे सरकार द्वारा ये रिचार्ज पीट की एक योजना चलाई जा रही है जिससे कि गांव का जो गैस्टेड पानी है जो नालियों में जो बहता था, जो खेतों में बहता था, जहाँ से गंदगी पैदा होकर जो गंदगी के द्वारा मच्छर पैदा होते थे और लोगों को बीमारियाँ होती थी, उसी योजना को पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की है जिससे कि गाँव का पानी
अन्यथा गैस्टेड न बहे और लोगों को जो इससे जो परेशानियां होती थी वो भी दूर हो। और इस योजना से वाटर जमीन के अंदर जो है कि बोर करके ये जो गैस्टेड पानी है इसको जमीन के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल जो है कि ये जो कम होता था वो कम न हो। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आईजी रेंज लखनऊ तरुण उगावा और उन्होंने कई थानों का निरीक्षण किया, बैरिकों का निरीक्षण किया, महिला हेल्प डेस्क लाइन का निरीक्षण करते हुए ताजियादारों और कांवड़ यात्रा को लेकर मंदिरों और जो घाट हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले मुहर्रम के दौरान ताजियादारों से मुलाकात की, आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। लगातार जहां जिस तरह से पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए, वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह साथ में रहे मौजूद। अभी तक 14 थाने ही थे। पुलिस की कमान यानी क्षेत्र में समस्याओं का निदान सिर्फ 14 थाने से ही होता था, लेकिन अब एक और थाना बन गया है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत का थाना बिलसंडा था और वहीं उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती थी चौकी करेली, जो कि अब चौकी नहीं अब थाना बन गया है। अब लोगों की समस्याएं बिलसंडा थाने में नहीं, करेली चौकी से जो कन्वर्ट हुआ थाना अब थाने में होंगी। समस्याओं का निदान वहाँ करेली थाने में हल होगा। आपको बता दें, वहीं थाना प्रभारी जो बनाए गए जगदीप सिंह ने पहुंचकर वहां चार्ज भी ले लिया है और वहीं प्रधानों की मीटिंग की है, जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेहतर होगी ऐसा आश्वासन भी दिया है। वहीं आपको बता दें, करेली चौकी में 80 गांव जो है वहां पर क्षेत्र में जो थे वो 80 गांव की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की वो करेली थाने को दी गई। वहीं अगर हम क्षेत्र वासियों की माने तो उनका कहना था कि वहां बिलसंडा जाने के लिए 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करना होता था, लेकिन अब करेली चौकी बन जाने से, जो चौकी थी उसको थाना में कन्वर्ट हो जाने से वहां हमारी समस्याएं हैं वो थाने में ही निदान हो जाएंगी, करेली में ही निदान हो जाएंगी, जिससे हमारी दौड़ भी बच जाएगी। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी भी है। कानपुर के वार्ड 38 12 देवी नटवन टोला इलाके में 1 माह से पानी न आने की समस्या से जूझ रहे लोगों ने आज जलकल विभाग के कार्यालय में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि ताजा तस्वीरें कानपुर के गोविंद नगर में स्थित जलकल विभाग की है, जहां पर बड़ी संख्या में आज पानी की समस्या से जूझ रहे नटवन टोला के लोग खाली बाल्टियां लेकर पहुंचे और जलकल विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को पानी की समस्या से रूबरू भी कराया गया, मगर अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने का निर्णय नहीं लिया। ऐसे में आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जलकल विभाग कार्यालय में पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पानी की समस्या को लेकर एक एक्शन को ज्ञापन भी सौंपा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारियों ने जनता को आश्वासन तो दिया है, मगर लोगों की पानी की समस्या आखिर दूर होती है या नहीं। बीते 15 दिन पहले कर्नाटक में पहले एक जैन मुनि की अपहरण किया गया, जिसके बाद उनकी हत्या कर ली गई और हत्या करने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज पूरे देश में जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है। बात करें यदि जनपद मैंत्री की, तो जनपद मैंत्री में भारत बंद का आह्वान आज पूरी तरीके से देखने को मिला, जिसको लेकर पूरे जैन समाज ने आज पहले तो भारत बंद का आह्वान किया, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया और जिसके बाद एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री कर्नाटक को भी सौंपा है। आपको बता दें कि बीते 5 जुलाई को कर्नाटक के चिचकोड़ी जगह के पास में एक जैन मुनि का पहले तो अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसके बाद अपहरण करने के बाद अज्ञात जगह पर ले जाकर उनकी हत्या भी कर दी जाती है। घटना की जानकारी 2 दिन बाद लगती है, जिसके बाद पूरे देश में जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो पूरे जैन समाज में आक्रोश फैल जाता है, जिसके बाद जैन समाज लगातार कार्रवाई को लेकर मांग कर रहा है, सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर समाज में रोष है, जिसको लेकर आज पूरे जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया। बात करें यदि अगर जनपद मैंत्री के कस्बा कुरावली की, तो यहाँ की भी समाज ने सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष इकट्ठे होकर उन्होंने एक मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस निकालने के बाद उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री कर्नाटक को भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कही है। बीते 15
सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। आपको बता दें कल देर शाम पार्क रोड स्थित आवास पर भूपेंद्र चौधरी ओपी राजभर से मिलने पहुंचे थे। ये पहली बार था जब एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार दिल्ली दौरे पे थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, और कल देर शाम जब वो लौटे थे तो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनसे मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम राजनीतिक अभियान चला रही है, उसमें अब बतौर सहयोगी राजभर भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ओपी राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि उस रैली के तहत एनडीए में अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे ओपी राजभर। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी और लोकसभा में किस तरह के सीटों पर बंटवारा किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि ओपी राजभर के आने से एनडीए की स्थिति पूर्वांचल में और भी मजबूत हुई है। सुभाष बिजनौर के मंडावली भागू वाला उस जंगल में जहां पूरी रात एक हाथी निकलते समय फंसा रहा और जब सुबह खेत स्वामी आया तो हाथी को देखा, उसने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग लगातार कई घंटों से प्रयास कर रहा है हाथी को निकालने के लिए। इसका मुख्य कारण ये रहा हाथी क्यों फंसा, क्योंकि लगातार नॉर्थ में हो रही 8-10 दिन से बारिश कहीं न कहीं कहर बरपा रही है। अगर बात की जाए मनुष्यों की तो मनुष्यों की मौतों की तो 9 मौतें अब तक जिला बिजनौर में इसी बाढ़ की वजह से हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ का पानी अधिक हुआ और लोग इसमें डूब गए। अगर बात की जाए जानवरों की तो कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है। हमने आपको हिरणों की वीडियो भी दिखाई थी और कई ऐसे जानवर बहते हुए दिखाए थे और डूबते हुए दिखाए थे। आज हम आपको फिर वो नई वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हाथी आपको साफ दलदल में फंसा दिखाई दे रहा है। ये धान का खेत है, ज़्यादा बारिश होने के कारण धान का खेत दलदल बन गया और दलदल में आज रात हाथी फंस गया। अब वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली वन विभाग मौके पर पहुंचा और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है हाथी को निकालने की। अब देखना यह है कितना समय और लगेगा हाथी को बचाने के लिए। लगातार बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है और बिजनौर में कहीं ना कहीं इस तरीके की वीडियो वायरल होती है और तत्काल प्रभाव प्रशासन उस पर एक्शन लेता है और कार्रवाई भी करता है। बिजनौर आगामी मुहर्रम की तैयारी के लिए बागपत की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसी के चलते हुए मेरठ जोन के डीआईजी और आईजी कल बागपत पहुंचे और बागपत के कम से कम 10 थानों का निरीक्षण किया है और आगामी आने वाले मुहर्रम की तैयारी के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसी के चलते बागपत एसपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 29 तारीख को मुहर्रम है और बागपत के होने वाले मुहर्रम के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार। हमीरपुर जिले में बढ़ती बाढ़ को लेकर के तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। शहर का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र केसरिया डेरा के लोगों को प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कैंप पहुंचाया गया है। बाढ़ राहत कैंप में इस बार बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा क्लास भी चलाई जाएंगे और मिड डे मील का भी ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं पशुओं की लेकर के अगर बात करें तो पशुओं को लेकर के भी टीकाकरण और भूसे की व्यवस्था भी बाढ़ राहत कैंप में दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कैंपों में अच्छी व्यवस्था को लेकर के अग्निशमन यंत्र और स्वास्थ्य विभाग, जिला राज्य पंचायत और बिजली विभाग सहित कई विभागों की टीमें भी लगाई जाएंगी। तो वहीं बाढ़ के खतरे को से निपटने के लिए बाढ़ राहत टीम ने बेतवा नदी में बाढ़ के पूर्व ट्रायल भी किया गया है। ट्रायल के दौरान नदी में डूबते हुए लोगों को बचाने का रिहर्सल भी किया गया है। आगरा के देहात क्षेत्र में यमुना नदी में लगातार तेज बहाव अभी भी जारी है। उफान के चलते गांव किनारे मिट्टी का बांध भी टूट गया है। गांव की सपोर्ट के लिए बना मिट्टी का बांध टूट जाने से गांव में पानी घुसने लगा है, जिससे ग्रामीणों में भी हड़कंप मचा हुआ है। नदी की बाढ़ से मिट्टी का बांध टूटने को जल्द से जल्द सही कराने के लिए ग्राम प्रधान ने प्रशासन से अपील की है। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। खाने पीने के सामान के लिए ग्रामीण भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, साथ ही राहत सामग्री की भी मांग की जा रही है। तहसील मुख्यालय से 2 गाँव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। चारों तरफ बाढ़ का पानी बना हुआ है, तो वहीं किसानों की फसलें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। पूरा मामला जनपद आगरा के थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत गांव भरतारपुर कल्याण। अमरोहा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि रजबपुर थाना पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा साथी उसका मौके का फ़ायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। वहीं अगर इस बदमाश के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इस पर गौ तस्करी से संबंधित दर्ज हैं। वहीं
जो घायल बदमाश नसीम है उसको उपचार हेतु अस्पताल में पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उसका उपचार जारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक हैं आदित्य लांगे, उनके निर्देशन में नेतृत्व में लगातार जो जनपद भर की पुलिस है वह अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उसी कड़ी में ही यह एक बड़ी कार्रवाई रजबपुर थाना पुलिस की द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो फरार बदमाश है वह कितने समय में पुलिस के हत्थे चढ़ता है। मेरठ के 2 भाजपा नेताओं पर पुलिस मेहरबान है। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का और वहीं मेरठ के महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी पर नाबालिग का यौन शोषण का आरोप है। 164 के बयान के बाद बड़ा खुलासा हुआ था। दोनों भाजपा नेताओं के नाम एफआईआर में दर्ज हुए थे और उसी के साथ साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। देखा जाए उसके बावजूद मेरठ पुलिस दोनों भाजपा नेताओं पर मेहरबान है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मुकदमे को ठंडे बस्ते में डाला है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो भाजपा नेता खुले में सांस ले रहे हैं। नाबालिग के 164 के बयान हुए थे और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा नेता खुले में घूम रहे हैं। उसके बावजूद मेरठ पुलिस दोनों नेताओं पर मेहरबान है। पश्चिम यूपी के कई दिग्गजों की अगर बात की जाए तो मेरठ के कप्तान पर दबाव बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ देखा जाए तो मेरठ बार एसोसिएशन की तरफ से यौन शोषण के आरोप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं बार की तरफ से कार्रवाई भी हो चुकी है। उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया जा चुका है और वहीं बार एसोसिएशन की तरफ से सदस्यता रद्द करवाने के लिए भी पत्र लिखा जा चुका है। लेकिन भाजपा नेताओं की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, दोनों नेताओं पर संगठन और भाजपा मेहरबान है। अभी तक किसी भी तरह से भाजपा की तरफ से या संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मेरठ पुलिस की बात की जाए तो दोनों भाजपा नेताओं को बचाने में जुटी हुई है। अभी तक की बात की जाए 1 महीना बीत चुका है, दोनों भाजपा नेता खुले में घूम रहे हैं। किसी भी तरह से मेरठ पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार देखा जाए तो नाबालिग को अभी अनाथ आश्रम में रखा गया है। नाबालिग के सर पर ना मां का साया है और ना ही बाप का हाथ है, लेकिन उसके बाद भी नाबालिग ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कोर्ट तक पहुंची। न्यायालय पर भरोसा करते हुए तीनों लोगों के नाम प्रकाश में आए और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस दोनों भाजपा नेताओं को बचाने में जुटी हुई है। हरदोई में पानी में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है और मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया है। पूरा मामला पचदौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गंगा एक्सप्रेस में मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था, जिससे वहां पर गड्ढा हुआ था। गड्ढा होने के बाद बरसाती पानी उसमें भर गया, जिससे गांव के बच्चे वहां पर खेलने गए और डूब गए। 4 बच्चों की मौत हुई है दर्दनाक। उसके बाद गांव में मातम छा गया। हालांकि गांव के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, वह पुलिस के अधिकारी पहुंचे। हालांकि मामला कैसे हुआ और घटना कैसे हुई उसका पता लगा रहे हैं, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि गंगा एक्सप्रेस में खुदाई का कार्य हुआ था तो उस गड्ढे को क्यों नहीं भरा गया, या गांव के नजदीक वह गड्ढा था तो उसका जिम्मेदार कौन है। ऐसे में क्या प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और 4 मौतें मासूमों की हुई है, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई लेगा, क्या संज्ञान लेगा।